नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के प्रभाव से हुई घटनाओं में एक ऐसा कारनामा हुआ है कि शेख हसीना, जो कि निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और फिलहाल अपना निर्वासित जीवन भारत में काट रही हैं, उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया है और फैसले में उन्हें फांसी की सजा यानी कि मौत की सजा सुनाई गई है। ये जो आप सड़कें सूनी देख रही हैं और यहाँ पर खड़ी हुई जो पुलिस देख रहे हैं, ये सभी तैयारी है शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके अंदर बांग्लादेश की सड़कों पर कोई नहीं है, आप जिस तरह का सन्नाटा आप यहाँ सड़कों पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था जो बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये तैयारियां थी अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने की। आपके दिमाग में उड़ रहे पहले पहला प्रश्न जो उठ रहा होगा वो यही, तो क्या इन्हें अब मौत की सजा मिल गई है? इसका मतलब इन्हें अब भारत से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या भारत ऐसा होने देगा? आज के सेशन में हम सारी बातों पर ज़िक्र करेंगे क्योंकि शेख हसीना को आज डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। और अब अगला प्रश्न यही बनता है कि क्या इस डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट शेख हसीना के पास कोई ऑप्शन बचा भी है? क्या भारत उन्हें अब प्रत्यर्पण संधि की पालना करते हुए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, भारत और बांग्लादेश के बीच में यह समझौता है कि अगर हमारा कोई अपराधी बांग्लादेश में है और बांग्लादेश का कोई अपराधी भारत में है तो दोनों देश एक दूसरे को उन अपराधियों का एक्सचेंज करेंगे। तो क्या ऐसा करते हुए भारत अपराधियों के एक्सचेंज की नीति अपनाते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? आज के सेशन में हम आपके साथ ये जानकारी साझा करेंगे। साथियों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में 5 में से 2 मामलों के अंदर, बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन 2 मामलों के अंदर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना जुलाई 2024 के अंदर जो छात्र आंदोलन हुए थे, उनके हत्याओं की मास्टरमाइंड बताई गई और जैसे ही उन्हें यह सजा सुनाई गई, कोर्ट रूम में प्रेजेंट लोगों के द्वारा तालियां बजाकर फैसले का स्वागत किया गया। शेख हसीना के बाद दूसरे नंबर पर रहे पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान, उन्हें 12 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई और तीसरे नंबर पर रहे एक आईजी जो कि सरकारी गवाह बन गए, जिनका नाम है ममून, उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि वो सरकार के समर्थन में आ गए। यानी कि इस समय पर यूनुस सरकार के समर्थन में होने के चलते उनकी सजा को कम कर दिया गया। तो शेख हसीना, उनके गृह मंत्री और उसके अलावा एक आईजी, इन 3 को फैसले सुनाए गए जिनमें 2 को मौत की सजा सुनाई गई। ये कोर्ट रूम का वो नजारा है जिसमें कोर्ट के अंदर प्रेजेंट जो जज है उनके द्वारा फैसला सुनाया जा रहा है। अब यहां पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी साझा कर लेते हैं। साथियों, बांग्लादेश के अंदर जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे वहां भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कुछ विशेष मामलों के लिए एक कोर्ट बनाई गई थी जिसे इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कहा गया था। भारत में भी ट्रिब्यूनल का कल्चर है। भारत में ट्रिब्यूनल कैसे होती है? जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हमारे यहां पर है, ऐसे ही सीएटी हमारे यहां पर है। तो ट्रिब्यूनल्स हर देश में होती हैं या फिर वो देश जो ट्रिब्यूनल फॉलो करते हैं। ट्रिब्यूनल क्या है? कुछ खास मामलों के लिए बनाई गई न्यायपालिकाएं हैं जो उन कार्यों के लिए मतलब महारत रखती हैं। अब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, क्या बांग्लादेश के अंदर कोई अंतरराष्ट्रीय जज आके बैठता है? आंसर है नहीं। तो फिर ये इंटरनेशनल कैसे हो गई? और इंटरनेशनल क्राइम पर ये लोग फैसले देने वाले कौन लोग हो गए? ये बड़ा सवाल बनता है। बांग्लादेश ने बकायदा अपने यहां पर एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। ये एक कोर्ट की तरह ही है और इस कोर्ट का काम है कि ये सजा सुनाता है। अब जैसे आप नीदरलैंड के अंदर हेग जो है, वहां पर आप आईसीजे सुनते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनते हैं, लेकिन उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर न्याय अंतरराष्ट्रीय रूप से सुनाया जाता है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय जजेस बैठते हैं, बहुत सारे देश उस फैसले को बैक करते हैं। तो क्या बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ये क्राइम के लिए जो कोर्ट बनाई गई है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, क्या इसे भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? आंसर है नहीं। क्या इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय जज बैठता है? आंसर है नहीं। तो फिर ये किस आधार पर फैसला सुना रही है? क्योंकि बांग्लादेश सरकार चाहती है, बस इसलिए ये फैसला सुना रही है। अब फिर एक बड़ा सवाल बनता है, जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो बांग्लादेश में क्या नई कोर्ट बनी है क्या? नहीं। फैक्ट ये है कि जब शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी, 2010 के दौर में भी ये कोर्ट उन्हीं ने ही बनाई थी। ये ट्रिब्यूनल उन्हीं ने ही बनाई थी। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती है? नहीं। इस कोर्ट के जो फैसले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर अगर हाई कोर्ट कोई फैसला दे, आपको उसके खिलाफ अगर जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा सकते हैं, जैसे एनजीटी के केस में है। एनजीटी के फैसले के खिलाफ यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सवाल फिर वहीं की वहीं। तो फिर शेख हसीना ने इस कोर्ट ट्रिब्यूनल को क्यों बनाया था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब इनका डिस्प्यूट था 1971 से पहले, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग देश बने थे। उस समय पर बांग्लादेश जब बनकर आया, शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। उनके समय में जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया या बांग्लादेश को सरवाइव कराने में जिन्होंने चुनौतियां पेश की, उनको सजा दिलाने के लिए इनके यहां पर इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का निर्माण किया था शेख हसीना ने। तो पाकिस्तान का साथ देने पर बहुत सारे कट्टरपंथियों को इसी क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा सजा दिलाई गई। अगर इसके खिलाफ अपील करनी होती है तो 30 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होती है, लेकिन कंडीशन यहां पर यह डाल दी गई है कि जिसे अपील करनी है वो शरीर बांग्लादेश में प्रेजेंट होना चाहिए। आसान भाषा में कहूं तो जब यह कोर्ट फैसला सुना रही है, उस फैसले के खिलाफ अगर शेख हसीना को आवेदन करना है तो उन्हें वहीं पर प्रेजेंट होना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। क्या आपको लगता है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाकर सुरक्षित रह पाएंगी? क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी? तो इसका मतलब यह हुआ कि अपील का अधिकार तो है, लेकिन उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ऐसे में क्या इस कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला भारत पर बाध्यकारी है? आज के सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बांग्लादेश ने जिस तरह से इसकी प्रस्तुति की है, आप उसे एक बार देखें। यहां पर इनके कॉलेजेस के अंदर बाकायदा बिग स्क्रीन लगाकर इस ट्रिब्यूनल के फैसले को सुनाया गया। अब यहां पर एक तथ्य मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि इन्हें सजा दिलाना छात्रों के आंदोलन का हिस्सा था, तो छात्र ही यहां पर एब्सेंट दिखाई दिए। यानी कि छात्रों के द्वारा यहां पर अब कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिस तरह से सरकार को अब चलाए जा रहे हैं इनके जाने के बाद से, वो खुद बिना जनता के द्वारा चुने हुए सरकार को जिस तरह से चला रहे हैं, लोग अब उनसे भी चिढ़ने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि भाई वो तो चलो इलेक्शन जीत कर आई थी, तुम तो कुछ भी कर कर नहीं आए हो और पिछले 1 साल से सरकार को चला रहे हो, 1 साल से अधिक समय से सरकार चला रहे हो। ये कौन सी पावर है जो तुम पा गए हो? कौन सी स्पेशल पावर पाए हो? शेख हसीना को इन कानूनों के तहत हत्याओं का आदेश देना, भड़काऊ भाषण देना, न्याय में बाधा डालना, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना, ये तमाम चीजों के चलते उन्हें फैसले सुनाए गए हैं। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ वो आप सबको ज्ञात पहले से है। पिछले साल की बात है, जून से लेकर के अगस्त के बीच में बांग्लादेश में छात्रों का प्रोटेस्ट रहा, जिसके चलते बांग्लादेश में सरकार ने जब दमन करने का प्रयास किया, छात्र उग्र हो गए और उनके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गए। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागी और भारत में शरण ली। भारत में बकायदा उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखा गया और इसी के खिलाफ जो छात्र यूनियन थे, उन्होंने एक अर्थशास्त्री को, जो कि नोबेल पुरस्कार कभी पाया हुआ था, उन्हें अपने देश के अंदर कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया कि चलाइए, आप मुख्य सलाहकार बन के देश चलाइए। बकायदा इनके पीछे फिर पीछे से केसेस चलते रहे। केसेस की पूरी कहानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अंदर चलती रही। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी न्याय तब तक न्याय की श्रेणी में सुसंगत नहीं होता जब तक जिस पर आरोप है उसे सुनने का मौका ना दिया जाए, उसे बोलने का मौका ना दिया जाए। यहां पर शेख हसीना के खिलाफ फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में शेख हसीना की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट ही नहीं था। तो ये एक तरफा फैसला था जो बांग्लादेश में आया। इसका अर्थ यह है कि इस कोर्ट को अपनी तरफ से यह फैसला देना ही था, इसलिए उन्होंने इस फैसले को दे दिया है। और यह पहले से विदित था कि शेख हसीना अगर उड़कर ना आती तो उन्हें उन्हीं के आवास में मार दिया जाता। ये तो खैर 1 साल बाद सही, 1.5 साल बाद सही, इनके खिलाफ फैसला आया है और उस फैसले में भी मारने की बात की गई है। यानी इंटेंशन इनके खिलाफ उनके जो इनके विरोधी हैं, उनके अभी तक नहीं बदले हैं। इनके अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अब उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है, अगर नहीं हुई तो बोले इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। जहां जहां भी शेख हसीना और उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति है, उसे जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो क्या इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को भारत मान्यता देता है? आंसर है नहीं। इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का क्षेत्र अधिकार केवल बांग्लादेश है। नाम इंटरनेशनल लगाकर इन्होंने इसे थोड़ी सी रीच ज्यादा दिला दी है, क्योंकि ये बांग्लादेश का अपना प्रोडक्ट है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने खुद बनाई थी और शेख हसीना के खुद के किए कर्म थे जो इस तरह की ये चीज बनाकर आई थी। खैर, फिलहाल के लिए बांग्लादेश में ये सब हुआ। आपको याद होगा 13 तारीख को हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि शेख हसीना को 13 तारीख के दिन बताया जाएगा कि आपको कौन से दिन सजा मिलने वाली है। और इसके चलते आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है,
उसके द्वारा पूरे बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया गया था, विशेष रूप से ढाका को केंद्र बनाकर। 13 तारीख को ढाका में जब यह पता चलता है कि 17 तारीख को फैसला आएगा, तो 17 तारीख को फिर से ढाका में बंद का ऐलान किया गया। लेकिन इस बार ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये साहब, प्रोफेसर साहब अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना आ जाए। इसलिए इतनी कड़ी मुस्तैदी के साथ पूरे बांग्लादेश को लॉक करा दिया जाता है। शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है, यानी आज के दिन बांग्लादेश के अंदर कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना हो जो प्रदर्शन के हाल में आया हो, अदरवाइज उसे पुलिस गोली मार देगी। आपको याद होगा 13 तारीख को जब बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, उस पर मैंने सेशन किया था और बताया था कि 17 को प्रदर्शन फिर होगा, लेकिन इन प्रदर्शनों को देखते हुए ही पहले ही शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया ताकि इस तरह की हरकत ना हो। ये 13 तारीख को जनता जो सड़कों पर आई थी, ये 17 को ना आए, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। ये चीफ एडवाइजर के द्वारा भी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की तरफ से कह दिया गया था कि भाई साहब पूरी तरह से सभी लोग ध्यान दें, कोई भी सड़कों पर ना आए। कुल मिलाकर शेख हसीना ने अगर छात्रों को सड़क पर आने से रोकने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया था, तो आज वही सब बातें ये लोग कर रहे हैं जो इनके अगेंस्ट सत्ता में आकर बैठे। सोचिए कि प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर अगर दे दिया जा रहा है, तो शेख हसीना ने भी तो यही कहा था। छात्र जब सड़कों पर आ रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए कि भाई प्रदर्शन मत करो, आप लोगों के द्वारा सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अगर आप लोग अभी भी नहीं मानेंगे तो शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाएगा। बड़ा ही मतलब ये हास्यास्पद है कि ढाका के पुलिस चीफ के द्वारा शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है और ये भी मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही दिया गया होगा। किस न्याय की मोहम्मद यूनुस बात कर रहे हैं, किस बात के ऊपर चीफ एडवाइजर कह रहे हैं कि वो शेख हसीना के उस फैसले के खिलाफ मौत की सजा सुना रहे हैं जिसमें उन्होंने न्याय के नाम पर छात्रों पर गोलियां चलवा दी थी। आज प्रदर्शनकारियों पर, पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर अगर ये गोली चलाने का आदेश देते हैं, तो फिर ये किस तरह के न्याय की बात करते हैं। पर कोई बात नहीं, शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शेख हसीना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये वहां जाना जरूरी है इनके सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए। तो ना तो ये ट्रिब्यूनल में प्रेजेंट थी और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दूसरा सवाल, तो क्या भारत इस फैसले को मानेगा? जी नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला नहीं है, बांग्लादेश का अपना फैसला है। हम मानने के लिए इसे बाध्य नहीं है। अब सवाल यह है, अगर यहां से हमें सूचना दी जाती है कि साहब हमारी कोर्ट ने इन्हें अपराधी डिक्लेयर किया है, अब प्रत्यर्पण संधि के तहत इन्हें हमें हमारे पास भेजिए, तो क्या भारत प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटी है उसका ख्याल रखते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? इसका जवाब भी है नहीं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे यहां पर राजनीतिक निर्वासन का जीवन जी रही हैं और राजनीतिक निर्वासकों पर कोई भी प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं होती है। जैसे चाइना से परेशान होकर दलाई लामा भारत आए थे। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, 65 में जो 62 और 65 के बीच में जो लड़ाई रही, उसके पीछे दलाई लामा का बड़ा कारण माना गया। कहा गया कि चीन हमें बार-बार कहता रहा कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को अपने यहां जगह मत दो, पर भारत ने कहा कि राजनीतिक रूप से अगर कोई भी शरण मांगने हमारे देश में आता है तो वो सबसे ऊपर माना जाता है। इसी कारण से शेख हसीना को राजनीतिक निर्वासित जीवन जीने का भारत में स्थान दिया गया है। इसकी वजह से ये भारत में पूरी तरह सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की आवामी लीग के द्वारा इस फैसले के खिलाफ पूरी प्रतिक्रिया दी गई है। इस बारे में जनता को मोबिलाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को केवल बरगलाने का यह प्रयास है। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप तो हम बातें जानेंगे ही, लेकिन शेख हसीना के बेटे का बयान आया और ये कहा कि हमारी मां को भारत के अंदर पूरे एक राजनीतिक जो नेता होते हैं उनकी तरह सम्मान मिल रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू भी आया जिसमें इन्होंने ये कहा कि भारत में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, मतलब इनके काफी सारे नेता आवामी लीग के आजकल इंटरनेशनल इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं अगर भारत ना होता तो शेख हसीना को उनके घर में ही उसी अगस्त की रात को मार दिया गया होता। जैसे इनके पिताजी को मारा गया, ऐसे ही इनको मारने की प्लानिंग थी। कुल मिलाकर के शेख हसीना भारत में राजनीतिक निर्वासन के कारण है, इनके खिलाफ कोई भी भारत कोई एक्शन नहीं लेगा। भारत ने यह जरूर कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ किन स्तर पर वार्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जरूर करेंगे, लेकिन हां, हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि सरकार का स्टैंड नहीं आया अभी तक बाहर होकर के, पर मैं आपको पहले ही ये बात बता रहा हूं। बिल्कुल चीन ने भी मल्टीपल टाइम दलाई लामा हमसे मांग लिए, हमने उन्हें नहीं दिया, हमने बकायदा सुरक्षा और दी। बिल्कुल वैसे ही शेख हसीना को हमने वापस नहीं लौटाया और उन्हें हम प्रॉपर सुरक्षा यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके विरोध में, इन फैसले के विरोध में शेख हसीना की पार्टी कल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। अब बड़ा सवाल यहां पर आता है और वो ये है कि क्या भारत को इसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए क्या?
बांग्लादेश चले चला जा रहा है, पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, बड़बोलापन करता जा रहा है, भारत चुप क्यों बैठा है? देखिए, वैसे तो राजनीति में कहा जाता है कि पेशेंस और परसिवरेंस दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश की सिचुएशन पर पूरी तरह नजर बनाकर बैठा है, क्योंकि हर घटना के पीछे का एक समय कुशन पीरियड होता है। इस देश ने भी बहुत से लोगों को माफ कर दिया है। देश में इमरजेंसी जैसी घटना के बाद भी इंदिरा गांधी जी की सरकार वापस आ गई थी। अर्थात लोग राजनीति में जब किसी से नफरत करते हैं, कुछ समय बाद उसके अच्छे कार्यों को भी याद करते हैं और सरकारें लौट कर आती हैं। शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह का बांग्लादेश में माहौल बनाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक इन्हीं लोगों के कर्मों के कारण डाइल्यूट होने लगेगा और फिर से शेख हसीना की मांग उठने लगेगी। भारत बस उस दिन के इंतजार में बैठा है। बाकी अन्य स्तरों पर भारत के द्वारा तमाम वो प्रयास जारी हैं, जिसके चलते बांग्लादेश पर फैलाकर ज्यादा तेज ना उड़े। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।